में आयोजित इस 3 दिवसीय भागवत कथा के समापन समारोह में मैं सबसे पहले अपने साथ चल रहे साथियों और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से मंच पर आसीन, व्यासपीठ पर आसीन, मैं उन्हें निजी तौर पे जानता हूं, गोड्डा निवासी परम श्रद्धेय श्री अमित मिश्रा जी, हम लोगों के इस यज्ञ के अनुष्ठान में बैठे आचार्य के रूप में बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी और यहाँ के नवयुवकों की ओर से मुझे निमंत्रण देने वाले भाई शंभू जी, हम लोगों के साथ चल रहे भाई भूपेश जी, दिख नहीं रहे हमारे परिचित उदय जी, हमारे नीरज जी और तमाम हमारे नवयुवक साथीगण और बहुत लोग स्वाभाविक है लगातार जुड़े नहीं रहते हैं तो बहुत चेहरा से जानते हैं लेकिन बहुत लोग को नाम से नहीं जानते हैं। मैं तमाम लोगों को दिल की अटल गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं देखा कि इस अनुष्ठान में हमारी 50% की हिस्सेदारी वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं यही उपस्थिति है। तो लोगों ने बताया कि नहीं, बीच में जो एक डांड है उस डांड के पीछे हमारे बाकी 50% हिस्सेदारी वाले लोग पीछे बैठे हुए हैं। मैं एक बार पुनः दिल की अटल गहराई से, क्योंकि मेरे सामने में ही दिख रही है हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी चाची श्री, मैं उन लोगों को भी एक बार पुनः दिल की अटल गहराई से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 16 तारीख का ही निमंत्रण था, भाई शंभू जी ने बात किया था और मेरी आने की भी इच्छा थी। हालांकि उस दिन मेरा तबीयत थोड़ा नासाज था, लेकिन फिर भी किसी सरकारी कारण से मुझे रुकना पड़ गया, मैं नहीं आ पाया और आज का यह तिथि निर्धारित था, मेरा उपस्थिति अनिवार्य था और मैं आज आपके समक्ष हूँ। मैं उस दिन नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे आने की इच्छा थी। ऐसे भी कोई भी निमंत्रण होता है, मैं उसे नकार नहीं कर सकता। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। और ऐसे भी अब चुनाव का माहौल आ गया है तो लोग तो इच्छा ही रखता है कि मुझे आमंत्रण मिले और मैं किसी तरह बहाना मिल जाए और चेहरा दिखा पाए। खैर, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि अन्य लोगों के लिए 5 साल के बाद चुनाव आता होगा और वो कड़ी मेहनत करता है। मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है। मेरा सारा दिन 5 साल लगातार बराबर रहता है। मैं तो रोजाना घूमता रहता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ चुनाव के क्रम में घूमते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल अपने आप को इस रूप में प्रकट करता हूँ कि चुनाव के समय भी मैं अपने सर पर कोई बोझ नहीं लेता। मैं तो चुनाव के पूर्व लगातार घूमता रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं। लगातार जिस प्रकार से बाकी दिन की जिंदगी रहती है, ठीक उसी प्रकार से मैं चुनाव के दिन भी अपनी जिंदगी व्यतीत करता हूँ। और ये उदाहरण है, जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी पठन पाठन कर रहे हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं, कॉलेज से जुड़े हुए हैं, अगर अचानक एग्जाम के वक्त ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत लोड रहेगा। समय सिर्फ 24 घंटा ही है, लेकिन अगर रोजाना पढ़ते रहोगे, रेगुलर स्टडीज रखोगे तो स्वाभाविक है एग्जाम के दिन भी बहुत आराम की नींद से सोगे और आराम से अगला दिन जाकर परीक्षा में बैठोगे, लिखोगे। इसीलिए ये बेटर है, ज्यादा अच्छा है कि रोजाना पढ़ो, कुछ न कुछ रोजाना पढ़ोगे तो चुनाव के बार बार चुनाव आ जाता है, एग्जाम के वक्त में ज्यादा बोझ नहीं आएगा। और ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन को ढाल दिया हूँ। मैं रोजाना घूमता हूँ, रोजाना एक ही कार्यक्रम में लगा रहता हूँ कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं,
खुशहाली ला सकूं अपने कर्म के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत। और यही कारण है कि चुनाव के समय मुझे बोझ नहीं पड़ता है। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आरती का भी समापन हो चुका है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि मेरे समक्ष अभी सामने में हमारी माताएं और बहनें ही दिख रही हैं। इस बार तो सब लोग जान रहे हैं कि अभी ऐसे भी हमारी महिलाओं में उत्साह है। जैसे क्या होता है, जब खेती का कार्यक्रम होता है और अच्छा फसल आता है तो अचानक पता चलेगा कि क्षेत्र में ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। जब पता लगेगा, पता करिएगा तो पता चलेगा कि जरूर इस बार हमारे खेतिहर खुशहाल हैं। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। अभी तो स्वाभाविक है, हमारी महिलाएं अभी तो डायरेक्ट उनके खाता में 2 लाख रुपया घुस रहा है, तो स्वाभाविक है अभी खुशहाली तो होगा ही। खुशहाल तो नजर भी आ रहे हैं और देखा जा रहा है जिस प्रकार से बिहार, विशेष तौर पर बिहार, जो कहा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ किताबों में 50% का हिस्सेदारी के रूप में हम लोग लिख देते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कहाँ उनको हिस्सेदारी मिल पाता है। लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूँ, यह धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन मैं फिर भी गर्व से कह सकता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को, बच्चियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, बराबरी के हिस्सेदारी में लाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। अभी आप देखते होंगे या अभी अगर गाड़ियां गुजरेगी पुलिस की तो उसमें देखेंगे कि जो 35% आरक्षण जो हमारी बच्चियों को मिला है नौकरी में, उसी का कारण है कि आज पुलिस की हर गाड़ी में भी हमारी 2-2 महिलाएं, 2-2 बच्चियां उपस्थित रहती है। ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, खुद देख ले कि कितना प्रकार का योजना चलाकर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी तुरंत ताजा है, अभी जो महिला रोजगार उत्थान योजना के तहत 2 लाख रुपये से डायरेक्ट जो जीविका के माध्यम से हमारी दीदियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को लाभान्वित करने के लिए ये सरकार सोच रही है। तो सरकार तो कृत संकल्पित है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मैं लाभ पहुंचा सकूं, लेकिन कमी हम लोगों में हो जाती है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग किसी न किसी कारण से बट जाते हैं और बंटवारा हो जाता है। मैं यही संदेश देने आया हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक है मैं भी चुनाव के संदर्भ में 2 लाइन जरूर कहूंगा कि मुझे मत देखिए, लेकिन जो ऊपर है, जो जिम्मेदारी निभाते हैं, जिस सरकार के मार्फत से योजनाओं का बौछार चल रहा है, चाहे दिल्ली में आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हो, या बिहार में जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने योजनाओं को बौछार करके आज हम लोगों को, मैं भी यहाँ आया था, मैं 2009 में मैं आया था तो मैं कीचड़ पर चलकर आया था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज चमचमाती सड़क हमारे खरौनी वासियों को, ये नीतीश कुमार जी का देन है, इसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी छोटी छोटी बच्ची है, ये 15 साल के पूर्व की कठिनाई को क्या जाने, पूछो हमारी माताओं को, पूछो हमारे पिता तुल्य अभिभावक को, चाचाओं को, बड़े भाई को, उन्होंने कष्ट झेला है, वह जानते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। समाज में भी परिवर्तन की जरूरत है, और यही हमारे नीतीश कुमार और यही हमारे आदरणीय नरेंद्र कुमार जी की अपेक्षा है कि जब चुनाव आता है तो हमें वह फल मिलना चाहिए, मुझे मेहनताना मिलना चाहिए। ज्यादा कुछ न बोलते हुए, यह तो गांव खुद संपन्न गांव है, मैं जानता हूँ, मैं हमेशा बीच बीच में आया हूँ, कभी भोज के माध्यम से या ऐसे चलते फिरते आया हूँ, मैं देखा हूँ कि यह गांव समृद्ध गांव है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यह समृद्धता आगे तभी बढ़ सकती है जब हर घर में शिक्षा का वास होगा। अगर शिक्षा नहीं होगा तो वह समृद्धता घटते चला जाएगा। यह लकीर मान लो, ये सब लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं यह मान लो, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मैं शिक्षा के संदर्भ में 2 बात जरूर कहता हूँ, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे मध्यम परिवार हो या बड़े परिवार के लोग हैं, जब तक अगर शिक्षा घर में नहीं घुसेगा तो स्वाभाविक है आपका धन दौलत आगे नहीं बढ़ेगा, आपका समृद्धता आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो स्वाभाविक है लक्ष्मी का वास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है माँ सरस्वती के साथ साथ वास करती है, माँ लक्ष्मी भी वास करती है। मेरा संदेश समझ गए होंगे। यही कहते हुए ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार पुनः तहे दिल से तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि मेरे बारे में नहीं बोले, लेकिन आप तो जान के पीछे बैठे हुए हैं, आपके पास आकर के हम बात करेंगे। यही करते हुए अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ और एक बार पुनः जिन नवयुवक साथियों के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं शंभू जी के माध्यम से तमाम लोगों का दिल की अटल गहराई से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे अग्रज लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा सानिध्य मिलता रहता है, तभी कोई कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। आपका भी मार्गदर्शन मिला, आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।